मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे के सारे बहुत बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? बात करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक यूनिट के बारे में, क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में 40 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए थे और वादा किया था कि सारे क्वेश्चंस मैं यहीं पे ही पढ़ाऊंगा और एक एक यूनिट 2-3 क्वेश्चंस में खत्म कर दूंगा एंड यू विल बी एबल टू स्कोर मोर देन 75 इन योर एग्जाम। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राहुल कपूर, आपका इकोनॉमिक्स मेंटोर, और आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का मनी एंड बैंकिंग यूनिट। यार, मनी एंड बैंकिंग यूनिट 6 मार्क्स का होने वाला है और मैंने कहा था 6 मार्क्स के लिए मैं सिर्फ 3 क्वेश्चन कराऊंगा और तुम इस पूरी यूनिट को फोड़ दोगे। तो आई होप यू आर रेडी टू लर्न। तो पहला टॉपिक है हमारा मनी सप्लाई एंड इट्स कंपोनेंट। देखो, बड़े प्यार से सरल सिंपल बात करेंगे और बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बड़े प्यार से टॉपिक को समझेंगे। देखो, लिखूंगा पहले क्या, मनी सप्लाई की डेफिनेशन में आने वाले शब्दों को उठाऊंगा और पूरे टॉपिक को खत्म कर दूंगा। भाई बहुत प्यार से खत्म कर देंगे। आ जाओ जरा ध्यान से। मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी available with public at a particular point of time। बड़े प्यार से डेफिनेशन को मेरे साथ समझो। मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी, अंडर मार्क कर देना और पेपर में भी पेंसिल से अंडर मार्क करते जाना। अपने एग्जामिनर के लिए हाईलाइटेड वर्ड देखेगा और मार्क्स देगा। टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल विद पब्लिक, दूसरा मार्क कर दो पब्लिक के पास है, तीसरा मार्क कर दो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहां पर आप लोगों ने डेफिनेशन सीखा कि मनी सप्लाई का मतलब कोई गुड्स की सप्लाई नहीं है। मनी सप्लाई का मतलब है कि अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम विद द पब्लिक। तो यहां पे 3 शब्दों को हमने क्या करा है, अंडर मार्क करा है। उन 3 वर्ड्स को हमें ध्यान से पढ़ना है, समझना है। सबसे पहले टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि आपके इन द फॉर्म ऑफ नोट कॉइन्स कितनी मनी अवेलेबल इकोनॉमी में है, क्वांटिटी की बात चल रही है यहां पे। अवेलेबल विद पब्लिक, अब एक एक करके शब्दों को जब समझ रहे हो तो अब इस वर्ड पे स्ट्रेस करो कि सर व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक। तो देखो, ऐसा होता है, 2 तरीके के सेक्टर हैं। एक है मनी क्रिएटिंग सेक्टर और एक है मनी यूजिंग सेक्टर। मतलब मनी क्रिएटिंग सेक्टर, मनी को बनाने वाला, मनी को छापने वाला, मनी को रेगुलेट करने वाला। दूसरा है मनी का यूजिंग सेक्टर, मतलब मनी को यूज करने वाला। तो याद रखना कि हमारी इकोनॉमी में जितना भी मनी का सर्कुलेशन है उसकी इशूइंग अथॉरिटी, उसको इशू करने की जो अथॉरिटी है वो 2 लोगों के पास है। मतलब 1 रुपीज नोट और कॉइन कौन इशू करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब कि गवर्नमेंट करेगी। और 1 रुपीज नोट और कॉइन को छोड़ के बाकी जितनी भी क्या है, करेंसी है, नोट्स हैं, उनको कौन करेगा? आरबीआई। तो इसका मतलब मनी को क्रिएट करने वाले 2 लोग हैं। पहला कौन? आरबीआई, नंबर 1। नंबर 2 कौन है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मनी क्रिएटिंग सेक्टर ये है, ये तो मनी को बना रहे हैं, मनी को इकोनॉमी में ला रहे हैं। मनी को अगर यूज कौन कर रहा है, किसकी जेब में मनी आ रही है और यूज कौन कर रहा है? तो यूज कर रहे हैं हम लोग इंडिविजुअल और प्रोड्यूसर। हम लोग या तो क्या है? इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का मतलब कौन है? हम लोग हाउस होल्ड हैं, घर परिवार के लोग हैं, या फिर हम लोग कौन है? प्रोड्यूसर है। हम लोग मनी को यूज करते हैं। तो क्या ध्यान दिया? अवेलेबल विद पब्लिक। तो आपने कहा सर हु इज पब्लिक? तो 2 बातें मैंने लिखी, एक है मनी को बनाने वाला और एक मनी को यूज करने वाला। तो याद रख लेना, मनी को क्रिएट करने वाले के पास में जो पैसा पड़ा है, मतलब आरबीआई के पास जो पैसा पड़ा है ना, उसे हम लोग यहां यूज नहीं करते। हम अगर मनी मान रहे हैं तो किसको मान रहे हैं मनी सप्लाई में? मनी यूजिंग सेक्टर। तो मतलब कि मेरी जेब का पैसा और आपकी जेब का पैसा, हम लोगों का हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर की जेब का पैसा कौन है? इट इज द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। तो पहले वर्ड पे मैंने अटैक करा मनी सप्लाई। अब बात करता हूं दूसरे वर्ड पे, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। देखो, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब कहां पे यूज करा जाता है? कि आप किसी निश्चित समय बिंदु पे 31 मार्च, 31 दिसंबर
या फिर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब किसी को क्या करते हो, मेजर करते हो, तो उसे कहते हैं हम लोग पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और मनी को मेजर भी किस पे करा जाता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किया जाता है। तो इसलिए याद रखना, मनी इज ऑल अबाउट व्हाट, मनी इज ऑल अबाउट अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। मनी सप्लाई कौन सा कॉन्सेप्ट है, मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे मैंने सिर्फ अभी आपको क्या क्लियर करा, मनी सप्लाई का मीनिंग क्लियर करा। अब आगे बढ़ेंगे कंपोनेंट्स की तरफ, तब तक क्या करो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, बड़े प्यार से समझ लो, पॉज कर लो, और फिर उसके बाद बात करूंगा। इसी में ही वीडियो के साथ में बने रहें, छोड़ के ना जाएं, क्योंकि पूरा चैप्टर 3 क्वेश्चन में खत्म करवा दूंगा भाई। 6 मार्क्स 3 क्वेश्चन, मतलब कि 10 मिनट पढ़ूं और 6 मार्क्स मेरे हाथ में। कहां पूरे पूरे साल पढ़ता रहता था पेपर में के लिए, और पूरे पूरे साल क्लासरूम में बैठ के पढ़ता था। आज तो 3 क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन चैप्टर खत्म है। तो नोट द पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, नोट कर लो। सो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, हमारा किसकी तरफ है इशारा, कंपोनेंट्स की तरफ। कि मनी, आपने देख लिया कि मनी सप्लाई का मतलब है टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ मनी विद द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मगर मनी सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो कंपोनेंट्स की जब आप बात करोगे तो याद रखना, कंपोनेंट्स को मतलब मनी सप्लाई को मेजर करने के जो हमारे क्या है ऑप्शंस है, हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो है M1 M2 M3। बट M1 के बाद M2 M3 ये कोर्स के पार्ट नहीं है, M1 पढ़ना है। तो कंपोनेंट कौन है, M1 इक्वल टू C प्लस DD। तो मनी सप्लाई के दो कंपोनेंट है, C प्लस DD। C प्लस DD में C कौन है, C है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। कौन है भाई, C। व्हाट इज C, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। मतलब कि मेरी जेब में जो पैसा है, मैं पब्लिक हूं, पब्लिक का मतलब क्या है, मनी यूजिंग सेक्टर। तो मेरी जेब में जो पैसा है उसे कहते हैं C, करेंसी। दूसरा, मेरा वो पैसा जो मैंने कमर्शियल बैंक के पास क्या करा है, जमा करा है, और मैं अपनी इच्छा अपनी जरूरत के हिसाब से उसे निकालने पहुंच जाऊंगा, तो उसे कहते हैं डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। तो यहां पे बात याद रखना, कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई क्या है, M1 इक्वल्स टू C प्लस DD। C क्या है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, मेरी जेब का पैसा है, तुम्हारी जेब का पैसा। और डिमांड डिपॉजिट क्या है, मेरा वो पैसा जो कहां पे पड़ा है, वो कमर्शियल बैंक्स के पास पड़ा है, और मैं चेक के थ्रू, विड्रॉल स्लिप के थ्रू, ATM कार्ड्स के थ्रू जब मर्जी जाऊंगा और अपना पैसा निकाल लूंगा। और जब इस पैसे को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो यहां पर हम लोग M1 इक्वल टू C प्लस DD पढ़ते हैं। तो देखो यहां पर आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि सर हमारा कुछ पैसा तो FD में भी पड़ा है, हमारा कुछ पैसा तो पोस्ट ऑफिस में भी पड़ा है, स्कीम्स के अंदर डिपॉजिट है। बट याद रखना कि यहां पे जो मनी सप्लाई और कंपोनेंट पढ़ रहे हैं हम लोग, ये हम लोग पढ़ रहे हैं नैरो कॉन्सेप्ट, नैरो ऑन हैंड, मतलब बिल्कुल लिक्विड की फॉर्म में कौन सा पैसा है जो एकदम यूज हो जाएगा। तो तुम्हारी जेब का पैसा और तुम्हारा डिमांड डिपॉजिट एकदम जल्दी से यूज हो सकता है। बाकी सबको यूज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, FD वगैरह को ब्रेक करने में, कैंसिल करने में टाइम लगता है, बट ये नैरो कॉन्सेप्ट है। अब इससे जुड़े 2-3 बातें इंपॉर्टेंट सी और सीखते जाओ कि मनी हेल्ड बाय पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, ये सारा का सारा पैसा जो है, मनी जो है, ये फिएट मनी है। इट इज कॉल्ड फिएट मनी। व्हाट इज फिएट मनी, फिएट मनी का मतलब होता है ऑर्डर बाय गवर्नमेंट। अभी अभी बात करी थी ना क्या, कि RBI मनी को छापता है, गवर्नमेंट मनी को छापता है। इशू कौन करता है, RBI या गवर्नमेंट करता है। तो जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पे मनी क्या हो रही है, सर्कुलेट हो रही है, उसे कहते हैं फिएट मनी। गवर्नमेंट का ऑर्डर मतलब बाय द लॉ, गवर्नमेंट अपनी नहीं चला सकती, ये लॉ के अकॉर्डिंग बनता है, मतलब कानून बना हुआ है कि ये चीज मनी है और ये चीज मनी नहीं है। और वी ऑल्सो कॉल्ड इज लीगल टेंडर मनी। हम क्या कहते हैं इसे, लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी क्या होती है, लीगल टेंडर मनी होती है कि द मनी विच इज इम्पोज्ड बाय लॉ, इम्पोज्ड बाय लॉ, आपको कानून ने इंपोज कर रखा है, किस चीज के लिए, टू एक्सेप्ट दिस मनी। तो आपको कानून कह रहा है कि ये मनी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मतलब अपना नोट उठा के देखो, उस पे RBI के गवर्नर का क्या होता है, सिग्नेचर के साथ में एक प्रॉमिस नोट होता है, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर अ सम ऑफ ₹500। तो वो आपको क्या दे रहा है, वचन देता हूं कि 500 रुपए का नोट जो है वो आपकी जेब में, उसकी वैल्यू 500 ही है, मतलब वो पूरी इंडियन इकोनॉमी में हर जगह एक्सेप्ट किया जाएगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लीगल टेंडर मनी। तो यहां पे हमारी बात खत्म हो जाती है बहुत सरल सिंपल शब्दों में
मनी सप्लाई एंड इट्स कंपोनेंट। ध्यान से वीडियो को क्या करो, पॉज करो, वीडियो को दोबारा रिवाइंड रिवर्स जो भी करना है करो और देखते रहो और सीखते रहो, लर्न मोर एंड मोर। वीडियो में बने रहना, क्यों? क्योंकि पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, दो कॉन्सेप्ट और हम लोगों को पढ़ने हैं। दो कॉन्सेप्ट कौन से हैं? वेट एंड वॉच। वीडियो बढ़ाते जाओ, देखते जाओ। चलो ध्यान देते हैं, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो प्यारे बच्चों, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मनी एंड बैंकिंग, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। 4 मार्क्स में आप लोगों को ये टॉपिक घुमा फिरा के दे, ये सीधा दे टॉपिक देगा और हर तरीके से यहां पे प्रिपेयर कर लेंगे हम लोग। क्या टॉपिक है? मनी या क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। तो सबसे पहले ध्यान देना कि कमर्शियल बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो क्या है? इकोनॉमी में मनी क्रिएट करना या फिर क्रेडिट क्रिएशन करना। बहुत ही सरल शब्दों में समझो। देखो होता क्या है कि आपका पैसा आप एज अ डिमांड डिपॉजिट या एफडी जो है, फिक्स्ड डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक में जमा करा देते हो। आपने कहा सर मैंने अपना पैसा कहां पे जमा करा दिया? कमर्शियल बैंक में जमा करा दिया। अब आरबीआई कमर्शियल बैंक को कहता है कि अपने टोटल डिपॉजिट का एक मिनिमम रेशो तुझे हमेशा मेंटेन करना है। तो उसने कहा कि भाई अगर तुझे मेंटेन करना है, तुझे उसको रखना है, तो फिर अगर रखना है तो सपोज करो तुमने 1000 रुपए जमा कराए, मैंने 1000 जमा कराए, आरबीआई ने कहा 20% मेंटेन करियो। 20% मेंटेन करियो मतलब 200 रुपए रखियो। अब 200 रुपए काटने के बाद 800 का क्या करें? तो 800 वो लोन दे सकता है। तो मेरा पैसा किसके पास गया? कमर्शियल बैंक के पास। 20% काट के उसने मेरा पैसा, मिस्टर ए का पैसा में 20% काट के मिस्टर बी को दे दिया, फिर बी ने जमा कराया और बी का पैसा काट के फिर सी को दे दिया। ऐसे एक चेन बनती रहती है और आप ही का पैसा ऐसे करके एक दूसरे के पास इन द फॉर्म ऑफ लोन पहुंचता रहता है। तो याद रखो क्या है इसका कॉन्सेप्ट कि कमर्शियल बैंक रोटेट द मनी विद द हेल्प ऑफ लोन्स। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखो कि द इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये कमर्शियल बैंक का क्या है? इट इज अ इंपॉर्टेंट फंक्शन। कमर्शियल बैंक का अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नंबर 2, ये करा किसके बेस पे जाता है? तो इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 1 प्राइमरी या इनिशियल डिपॉजिट, मतलब आप प्राइमरी या इनिशियल डिपॉजिट के बेस पे करते हो। और नंबर 2 यू आर डूइंग ऑन द बेसिस ऑफ लीगल रिजर्व रेशो, एलआरआर। अब ये दोनों क्या है जरा प्यार से समझो। अब ये भी बताया कि मैं पैसा जो भी क्या करूंगा कमर्शियल बैंक के पास, तो मेरा पैसा है प्राइमरी डिपॉजिट, उसका एक पार्ट वो बाउंड है, कंपेल्ड है आरबीआई के द्वारा कि उसको रखना है, तो वो किसके बेसिस पे करेगा? एलआरआर के बेसिस पे। अब इस पैसे को एलआरआर थोड़ा सा रख के बाकी किसको क्या दे देगा? लोन दे देगा और ये लोन देके बी को देगा, बी जमा कराएगा अकाउंट में, फिर बी के पैसे का 20% काट के सी को दे देगा। ऐसे ये चेन बनती रहेगी और क्या क्रिएट हो जाएगा? मनी या क्रेडिट क्रिएट हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसके क्या है? प्राइमरी डिपॉजिट और लीगल रिजर्व रेशो। अब ध्यान से समझो, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। सपोज करो इकोनॉमी में मिस्टर ए ने सबसे पहले कितने रुपए जमा कराए? 1000। सिंपल। अब 1000 उसने जमा करा दिए। 1000 क्या हुआ? इनिशियल डिपॉजिट, प्राइमरी डिपॉजिट। चलो रुको, टेबल पे बाद में बात करता हूं। अब बात करो कि गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने एलआरआर कितना मेंटेन करा है? 20%। तो कमर्शियल बैंक इज बाउंड टू कीप अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल फंड एज अ एलआरआर, उसको रखना पड़ेगा। तो अब कैसे ये वर्क करेगा? थोड़ा सा जरा ध्यान से, इतने में क्या करो, इतने पोर्शन को क्या करो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसको जरा नोट कर लो, पॉज कर लो, फिर मेरे को ये हटाना पड़ेगा, तो आपके पास होना चाहिए। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज कर लो। कर लिया? चलो ध्यान दो। अब क्या ध्यान दे रहे हो बेटा? इनिशियल डिपॉजिट कितना है? 1000। एलआरआर कितना है? 20%। सो 1000 रुपीज जो बैंक के पास 1000 आए, उसका 20% बैंक को एलआरआर रखना पड़ेगा, अपने पास रखना पड़ेगा। 200 रुपए आपने रख लिए और उस 200 रुपए को काट के 800 रुपए आप क्या करोगे? एज अ लोन दे दोगे। ए को, फिर बी को, सी को। अब इस पूरी प्रोसेस को एक टेबल बहुत साफ सुथरी मैंने बना रखी है, जरा उधर आ जाओ और समझो। क्या आपका इनिशियल डिपॉजिट कितना है बच्चों? 1000। 1000 का कितना एलआरआर काट के रखना है? 20%, 200 रुपए। तो 1000 में से 200 रुपए रखने ही है, तो लोन के लिए कितना अवेलेबल हो गया? 800। अब 800 रुपए मिस्टर बी को लोन मिला। लोन
जो बोरोवर होता है उसके ऊपर ये कंपलसरी बात होती है कि आप जो है ना अकाउंट पहले खुलवाओगे तब आपका लोन का अमाउंट आएगा। अब आपने क्या करा, 800 रुपए लोन का अमाउंट उसके अकाउंट में डाला, इट बिकम्स अ डिपॉजिट, वो क्या हो गया, डिपॉजिट, मगर ये सेकेंडरी डिपॉजिट है। अब वो 800 रुपए डिपॉजिट होके आए पहले राउंड में, 800 का 20%, 160 रुपीज रोका। अब 800 में से 160 रुपीज रोको तो 640 रुपीज क्या है तुम्हारे पास, लोन देने के लिए। चलो ये हो गई बी की बात। अब बी के बाद आया सी। आपने कहा बी को हमने क्या करा, लोन दिया, उसके पैसे में से 20% काटा, काटने के बाद बचा कितना हमारे पास, 640, हमने लोन दे दिया सी को। अब सी से फिर वही बात करी कि भाई क्या कर, अकाउंट खुलवा पहले। जैसे उसने अकाउंट खुलवाया, अपने लोन का पैसा डाला, तो 640 हमारा कौन बन गया, हमारा नेक्स्ट क्या बना, इट बिकम्स अवर नेक्स्ट डिपॉजिट। ये हमारा क्या बना, नेक्स्ट डिपॉजिट बना। अब इसका 20% कितना होगा, 20%, 640 का 20% निकाल लो भाई, 128, और 640 में से 128 अगर माइनस कर दो तो कितना बच रहा है आपका, इट इज 400 एंड 512, तो 512 रुपए बच गए। ऐसे हर राउंड में क्या होता जा रहा है, हर राउंड में आपका एक डिपॉजिट अगले के लिए लोन बन रहा है, और ये राउंड्स ऐसे चलते जाएंगे, और अंत में एंड में इकोनॉमी के पास डिपॉजिट कुछ और ही होगा। तो ये कॉलम हमने क्या रख कर रखे हैं, छोड़ रखे हैं। इन कॉलम्स को जरा ध्यान से समझो कैसे इसको भरना है हम लोगों ने। याद रखना, टोटल डिपॉजिट इक्वल टू होता है इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। याद रखो, सिंपल। इनिशियल कितना आया था, 1000, LRR कितना है, 20%, कितना आया भाई, 5000। इसका मतलब कि जो इनिशियल डिपॉजिट 1000 था, वो अंत में टोटल डिपॉजिट कितना बन जाएगा, 5000। 5000 का 20%, 1000 एज अ LRR कहलाएगा, और 5000 1000 गया तो 4000 आपका हो गया लोन। और इस तरीके से बैंक क्या करता है, मनी और क्रेडिट को क्या करता है, क्रिएट करता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। इसमें एक बात आप नोटिस कर लो कि व्हाट इज 1/LRR, तो 1/LRR, 1/, थोड़ा इधर लिख देता हूं आप लोगों के लिए, 1/LRR इक्वल टू व्हाट इज दैट कॉल्ड, इसे कहते हैं मनी या क्रेडिट मल्टीप्लायर। व्हाट इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड मनी मल्टीप्लायर या फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। कीप वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चल रहे हैं। सो पॉज द वीडियो, इसे पॉज कर लो, नोट इट डाउन, हर चीज को ध्यान से प्यार से पढ़ते चलो। 1-1.5 महीना यार मेहनत करनी है और नंबर लाने हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। So moving on to the next topic of this unit, which is most important। एक 4 मार्क्स में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आना है, और डायरेक्ट आ सकता है, तो यहां पर हम लोग पढ़ रहे कॉम्पिटेंसी आ सकता है। तो मैं बार बार आप लोगों को वीडियोस में बता रहा हूं, हर एक टॉपिक का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इज अवेलेबल एट दी अकाउंट स्कोर एंड अकेडमी ऑन इंस्टाग्राम। तो वहां पे जाके 1 मिनट के अंदर वो सीख जाते हो, तो वो सीख लिया करो बेटा। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के फंक्शन में सबसे पहले करेंसी अथॉरिटी। तो बड़ा प्यार से समझते जाओ कि सेंट्रल बैंक आरबीआई जो है वो सोल राइट रखता है किस पे, सोल राइट ऑफ करेंसी इशू। आरबीआई के पास सोल राइट है करेंसी इशू करने का, मोनोपोली राइट है। आरबीआई इशू ऑल करेंसी नोट्स, सारे करेंसी नोट्स आरबीआई इश्यू करता है, एक्सेप्ट ₹1 ₹1 का नोट, क्योंकि उसे कौन करता है, तो उसे करता है कौन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट करती है। उसके अलावा बाकी सारे नोट, हमारी जेब में जितने नोट है, कौन करता है, आरबीआई करता है। वाई आरबीआई हैज द सोल राइट टू मेंटेन
टू मेंटेन फेथ ऑफ पब्लिक इन मॉनेटरी सिस्टम। आरबीआई को ही सोल राइट क्यों दिया गया है? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि मॉनेटरी सिस्टम में पब्लिक का फेथ बना रहे, विश्वास बना रहे। हर दूसरी एजेंसी अगर नोट छापेगी तो भाई सबकी जेबों में नकली नोट होंगे, तो इसलिए आरबीआई इज द सोल राइट टू प्रिंट द नोट्स। तो आरबीआई क्या है? सोल राइट ऑफ द करेंसी इशू। सारे करेंसी नोट एक्सेप्ट ₹1 आरबीआई करता है। वो कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मेंटेन करना है पब्लिक का फेथ, ठीक है। और आरबीआई regulates money supply in economy। और अगर इकोनॉमी में मनी की सप्लाई, मनी के इशू को क्या करना है? सप्लाई को कंट्रोल करना है, तो वो काम भी किसका है? आरबीआई का है। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ आरबीआई। ये 4 पॉइंट को जोड़ लो और ध्यान से पढ़ के इसको लिख लो। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। पॉज, प्लीज पॉज कर लिया करो, छोड़ा मत करो। क्यों? क्योंकि वीडियो आगे निकल जाएगी। पॉज नहीं करते हो मैं मिटा दूंगा, तो फिर दैट्स ना बार बार देखते रहोगे। इससे बेटर है पॉज करके काम करते जाओ। चलो पॉज द वीडियो करो। तो द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द आरबीआई इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। मतलब कि जैसे हमें बैंकिंग सर्विसेज चाहिए होती हैं तो हम कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, तो ऐसे ही गवर्नमेंट को अगर बैंकिंग सर्विसेज चाहिए हो तो वो किसके पास जाए? तो वो जाएगा आरबीआई के पास। इसलिए कहते हैं बैंकर टू द गवर्नमेंट, मतलब आरबीआई इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब बड़े प्यार से सरल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझो भाई, क्या कि व्हाई द आरबीआई इज कॉल्ड बैंकर टू द गवर्नमेंट। नंबर 1, प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज टू गवर्नमेंट। आरबीआई गवर्नमेंट को क्या देता है? बैंकिंग सर्विसेज देता है। कैसी कैसी सर्विस देता है? उसको प्रोवाइड करता है लोन्स। अगर आरबीआई को गवर्नमेंट को लोन चाहिए हो तो किसके पास जाएगा? आरबीआई के। तो प्रोवाइड लोन, पहले लोन देता है, प्रोवाइड लोन एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट। अगर गवर्नमेंट का कोई इनएक्टिव कैश है, इनएक्टिव कैश का मतलब होता है जो यूज नहीं हो रहा, अगर कोई गवर्नमेंट के पास इनएक्टिव कैश पड़ा हुआ है तो वो भी कौन एक्सेप्ट करेगा? डिपॉजिट, आरबीआई करेगा। उसके बाद एक्ट एज एजेंट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के एजेंट की तरह काम करता है। एजेंट की तरह काम कैसे करता है? कि गवर्नमेंट की सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, अगर गवर्नमेंट की कंपनियों के कुछ भी सिक्योरिटी मार्केट में सेल परचेज होने हैं तो वो सेल परचेज कौन करेगा? इट विल बी परचेज्ड एंड सेल बाय आरबीआई। तो वो एजेंट की तरह काम करता है। एक्ट एज सुपरवाइजर, मतलब आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है, उनकी जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज है उन्हें सुपरवाइज भी करता है, सुपरविजन भी करता है। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ द RBI as a banker to the government. So pause the video and note it down and moving on to the next next function of the RBI। और 2 फंक्शन और रह गए, उन्हें सीखो और पूरी 6 मार्क्स की यूनिट जो है वो 3 क्वेश्चंस के थ्रू खत्म करो, काम खत्म। The third function of the RBI is all about what? RBI is the bankers bank and supervisor। मतलब जितने भी दुनिया के कमर्शियल बैंक्स है इंडिया में उन सबको सुपरवाइज करने वाला या उनका बैंकर जो है वो कौन है? आरबीआई है। अब इस हेडिंग के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हाउ द आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक और सुपरवाइजर। तो 3 बातें पढ़ो। नंबर 1, आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक्स का कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व है। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व का मतलब क्या होता है कि सारे कमर्शियल बैंक्स के पास जितना भी टोटल फंड है उसका एक मिनिमम रेशियो जो है वो ऑलवेज आरबीआई अपने पास क्या करता है? कस्टडी में रखता है। उसके 2 रीजन है। नंबर 1, पब्लिक का फेथ बैंकिंग सिस्टम में बनाए रखना, आपको डर ना लगे कि यार मेरा पैसा कमर्शियल बैंक लेके भाग जाएंगे, मगर आरबीआई उनके ऊपर होल्ड रखता है, मतलब कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व। नंबर 2, लेंडर टू दी लास्ट रिजॉर्ट। अब इसको बड़ा प्यार से समझो, लेंडर टू दी लास्ट रिजॉर्ट। रिजॉर्ट गए हो कभी? जाते हैं ना, हिल स्टेशन पे जाते हैं, रिजॉर्ट में रुकते हैं। रिजॉर्ट का मतलब होता है आश्रय, शेल्टर, कहीं पे आपको जगह मिली। लास्ट रिजॉर्ट मतलब कि आरबीआई
कमर्शियल बैंक्स का लास्ट रिजॉर्ट है। मतलब कि अगर एनी कमर्शियल बैंक, कोई भी कमर्शियल बैंक अगर क्या हो जाता है, फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस जाता है और वो अपने डेब्ट्स को पे नहीं कर पाता और कहीं से भी वो लोन मांग रहा है, उसको लोन आखिरी में नहीं मिल रहा, तो उसको किसका दरवाजा खटखटाना है? आरबीआई का। इसलिए आरबीआई इज कॉल्ड द लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट। बेटर वर्ड्स में कैसे बोलोगे? व्हेन द कमर्शियल बैंक्स इज फेल टू मीट इज द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द पे टू डेब्ट, तो उसको अगर लोन चाहिए तो ही विल गो टू आरबीआई। तो आरबीआई क्या बन जाएगा? उसका लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट। तीसरा, आरबीआई क्या देता है उनको सर्विसेज? क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। अब क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी में गवर्नमेंट क्या करता है, आरबीआई क्या करता है? आरबीआई के पास सारे के सारे बैंक्स के अकाउंट्स हैं। ऑल दी अकाउंट्स आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। कभी आपने सोचा जिस दिन चेक डालते हो, किसी के नाम पे चेक इश्यू करते हो, तो वो चेक अगले दिन इश्यू क्या होता है? पास होता है। तो आपने पहले देखा होगा जब आप चेक कमर्शियल बैंक में डालते हो तो शाम के समय एक मैसेज आता है चेक डिपॉजिट का, तो वो चेक पहले कहां जाता है? आरबीआई की क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी में जाता है। उसके बाद आरबीआई देखता है कि इस बैंक का चेक है और इस बैंक में जाना है, तो दोनों के खाते, दोनों के अकाउंट चेक करता है कि भाई इनके पैसे हैं या नहीं। जब आरबीआई श्योर हो जाता है कि पैसा है, तो अगले दिन मैसेज आता है, क्लिक, क्या? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस दिस। आपके में पैसा आ जाता है। नहीं होता तो क्या हो जाता है भाई? बाउंस हो जाता है, बाउंस हो जाता है। कहते हैं कि यार चेक बाउंस हो गया, फिर आप उस पार्टी पे भागते हो कि यार पैसा क्यों नहीं दे रहा, ये हो गया। तो ये सिर्फ क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी कौन दे रहा है? इट इज ऑल गिवन बाय द आरबीआई। तो आरबीआई बैंकर्स बैंक भी है, उसका सुपरवाइजर भी है, आरबीआई कस्टोडियन भी है उसके कैश के रिजर्व का, आखिरी दरवाजा भी आरबीआई का खटखटाएगा कमर्शियल बैंक, और वो उसको क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी देगा। सो वी हैव टू लर्न, वी हैव टू नो अबाउट इट। इसको अच्छे से ध्यान दो। दिस इज द थर्ड फंक्शन। मूविंग ऑन टू द फोर्थ फंक्शन। सो कीप द वीडियो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो द फोर्थ फंक्शन ऑफ आरबीआई इज कंट्रोलर ऑफ मनी एंड क्रेडिट सप्लाई। थोड़ा सा आप लोग जरा ध्यान दो इस बात को। लिटिल बिट हम पीछे जाते हैं वीडियो में और मनी सप्लाई पढ़ते हैं। मनी सप्लाई का मतलब क्या था? क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो किसी भी वक्त पे अगर इकोनॉमी में झांक के देखते हो तो कितना पैसा पड़ा हुआ है, ये पैसा होता है मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई ज्यादा बढ़ जाए, मनी सप्लाई अगर बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ने से क्या आता है? इन्फ्लेशन आता है। मनी सप्लाई घट जाए, पैसा कम हो जाए, तो डिफ्लेशन आता है। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई आती है। क्या आती है बेटा? महंगाई आती है। और डिफ्लेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे प्राइसेस क्या हो जाते हैं? डाउन हो जाते हैं। तो दोनों ही बुरी बातें हैं। तो इस सबको कंट्रोल करना क्या है? बहुत जरूरी है। इकोनॉमी को बचाना है, तो ये फंक्शन भी आरबीआई का है। आरबीआई इज द कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट सप्लाई। हाउ टू मेंटेन इट, दैट्स अ मोर इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे इस वाले पोर्शन में आप समझो कि मनी के कंट्रोलर की तरह आरबीआई कैसे एक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है, कैसे काम करता है। मगर एक बात ध्यान देनी पड़ेगी कि इसका एक छोटा सा पार्ट हमें सेपरेट वीडियो के थ्रू देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कंट्रोलर और मनी सप्लाई वाला पोर्शन है ना, वो यहां पर भी आ रहा है और ये आपका कहां पर आ रहा है? गवर्नमेंट बजट में भी आ रहा है, कंट्रोलर और मनी सप्लाई में। तो दैट्स ऑल अबाउट व्हाट वी हैव टू सी। हमें देखना पड़ेगा कि भाई इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि व्हेन द आरबीआई इज कॉल्ड कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, तो उसके लिए दो तरीके क्या करता है? मेजरमेंट लेता है। कैसे? फिस्कल मेजर और मॉनेटरी मेजर। फिस्कल मेजर जो है वो गवर्नमेंट लेता है, गवर्नमेंट करता है, और मॉनेटरी मेजर कौन करता है? आरबीआई करता है। अब मॉनेटरी मेजर्स किसको कंट्रोल करेंगे? मनी सप्लाई को, जिसके अंदर हमें पढ़ना पड़ेगा क्या? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ। तो बेटा इसीलिए मैंने कहा कि हम अभी समझते हैं कि वाई द आरबीआई इज कॉल्ड कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, क्योंकि आरबीआई के हाथ में क्या है? इशू पावर है, इशू करने की पावर है, तो वो मनी को कंट्रोल करेगा। बट वेरी श्योर मैं इस टॉपिक को अगेन जो है एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। वाई? बिकॉज ये 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी हैं ये पढ़ने जरूरी हैं, ये पेपर में पूछे जाते हैं। सो इन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड ऑल दी 3 मेन क्वेश्चंस ऑफ दी मनी एंड बैंकिंग विच इज द 6 मार्क्स यूनिट। तो यहाँ पे यूनिट हमारी क्या होती है? पूरी हो जाती है। बच्चों एक बात ध्यान रखो, कंसिस्टेंसी इज द सोर्स ऑफ द सक्सेस। तो अगर सक्सेस लाना है, बहुत कम टाइम में आपको पढ़ना है, तो कंसिस्टेंट होते रहो। एक वीडियो अपलोड होती है, उसको पूरी तरीके से देखो एक दिन में बैठ के। यार 20 मिनट कहाँ ही कुछ जाता है,
20 मिनट में तो वैसे ही ऐसे रील्स स्क्रॉल कर करके और ठुमक 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 देखते रहते हो। तो उससे बेटर है कुछ पढ़ने के लिए देख लो। जिस दिन नंबर आएंगे ना, माता पिता कहेंगे यार कहाँ से पढ़ता था, सारा साल तो पढ़ता नहीं था, अब कहाँ पढ़ लिया यार तू, कहां से तूने एक महीने के अंदर 75 स्कोर कर लिए। टीचर्स से अपनी बॉन्डिंग बना के चलो, बढ़िया सी फाइल बना लो। फाइल का अगर कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैं बहुत जल्दी फाइल भी डालने वाला हूं आप लोगों के लिए कि हाउ टू मेक द इकोनॉमिक्स फाइल। उसको हम लोग क्या करेंगे, फाइल के पन्ने देखेंगे, फाइल देखेंगे कैसे बनाते हैं, फाइल बन जाएगी। और एग्जाम्स की तैयारी में करा रहा हूं, मतलब कि माता पिता कहेंगे यार, मम्मी पापा कहेंगे पढ़ता था नहीं, ना लाए, कहां से नंबर ले आया, नंबर कहां से लाया, स्कोर हंट एकेडमी के थ्रू। एंड दिस इज माय प्रॉमिस टू यू कि ये वीडियोस आप लोग बने रहिए, एक एक वीडियो डल रही है आप लोगों के लिए, डेली डेली बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं आपके लिए, ताकि आप 75 आउट ऑफ 80 ले आओ। सो कीप वॉचिंग एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इट इज टू बी कंसिस्टेंट अबाउट योर स्टडी। मेरे साथ कंसिस्टेंट रहो। सो keep learning, keep watching, and learn more and more.